संसाधन मंत्रालय के कार्यक्रम पर चर्चा हो रही है और इस गंभीर चर्चा में अच्छे विचार आ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद हो, महर्षि अरविंद हो, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, जितने भी इस देश के शिक्षाविद हुए, उनकी दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते थे कि जिस देश की शिक्षा और संस्कृति प्रबल होगी, उस देश का लोकतंत्र और उस देश का तंत्र बहुत मजबूत होगा। और मुझे खुशी है कि इन शिक्षाविदों के इस शिक्षण से वर्तमान मानव संसाधन मंत्रालय उसी रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा है। चिंता व्यक्त करना और चिंता के साथ चिंतन करना, यह शिक्षण का और शिक्षा का स्वभाव होता है। और इसलिए मानव संसाधन मंत्रालय ने 30 वर्षों के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने की तरफ ध्यान दिया है। हम सबको आश्चर्य होगा कि जैसे अभी विप्लव जी ने चिंता व्यक्त की कि सबका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, देश में व्यक्तिगत स्तर पर लोगों से सुझाव लेने की शुरुआत हुई है। स्कूली शिक्षा के मामले में 1,10,506 गांव में 3,249 ब्लॉकों में 724 अर्बन लोकल बॉडी और 339 जिले और 18 राज्यों ने ग्रास रूट कंसल्टेशन रिपोर्ट www.mygovernment.in पर पोर्टल पर अपलोड किए। ये जो आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात की विप्लव जी, उसी चिंता का ये एक सरकार ने इतने वर्षों बाद एक सामरिक और जिसको कहते हैं सामयिक निर्णय लेने की कोशिश की है। ये तो प्राइमरी शिक्षा में हुआ है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे क्योंकि सरकार जो कदम उठाती है उस और हमारा ध्यान जाना चाहिए। सरकार सबकी होती है, किसी एक पार्टी की नहीं होती। उसके निर्णय से देश का हर व्यक्ति प्रभावित होता है। और इसलिए मेरा निवेदन है कि उस शिक्षा के मामले में 2,722 ब्लॉक, 925 अर्बन लोकल बॉडी, 405 जिले और 17 राज्यों में ग्रास रूट कंसल्टेशन रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। सभी स्टेक होल्डर के सुझाव को महत्व दिया जा रहा है क्योंकि शिक्षा सबकी है। शिक्षा भारत के लिए आज आवश्यक है और आज से नहीं, सनातन काल से आवश्यक है। और इस सच को हर सरकार जानती है और इसीलिए इस सरकार ने प्रत्येक व्यक्तियों को इन्वॉल्व करने की कोशिश की। इसमें एक कमेटी गठित की गई है जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंतिम रूप देगी। मैं छोटी छोटी बातें बताना चाहूंगा आपको। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क का गठन किया गया। जो बातें की जाती है उसको बताना भी चाहिए। विरोध का अर्थ यह नहीं होता कि सिर्फ हम विरोध करें। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं, जो विश्व में सबसे बड़ा सहभागी रैंकिंग क्रियाकलाप है उससे हमारा उसके लिए इसका गठन किया गया है। ज्वाइंट काउंसलिंग पहली बार लागू की जा रही है, जो आईआईटी, एनआईटी एवं अन्य संस्थाओं के विभिन्न अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए लागू किया जा रहा है। जो आपकी चिंता है उसको सरकार समझ रही है। आपकी शिक्षा के प्रति जो चिंता है वो देश की चिंता है और हर देश चाहता है कि उसका नागरिक शिक्षित हो, इसलिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। आईआईटी बिल 2014 को गजट में नोटिफाई किया गया, जो 4 आईआईटी इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम को स्वायत्तता प्रदान करता है। इतना ही नहीं, सरकार ने दिव्यांग, प्रधानमंत्री जी ने विकलांग का नाम दिव्यांग करने के लिए कहा, तो दिव्यांग छात्रों को आईआईटी में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का ऐतिहासिक फैसला वर्तमान मानव संसाधन मंत्रालय ने लिया। अच्छी बात को कहना चाहिए और अच्छी बातें रुकती नहीं है किसी के विरोध के बाद भी। इसलिए मैं ये निवेदन कर रहा हूं, यह अक्टूबर 2015 से लागू हो चुकी है। उच्च शिक्षण संस्थाओं में महिलाओं के विरुद्ध
हैरेसमेंट को रोकने के लिए यूजीसी कानून 2015 लागू किया गया है। यह चिंता इस सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय ने व्यक्त की है। उच्च शिक्षण संस्थाओं में छात्रों की सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया है। यूजीसी की सभी योजनाओं में ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी गई है। बैचलर ऑफ वोकेशन स्टडी प्रोग्राम आरंभ किया गया है। इतना ही नहीं, कौशल विकास में सर्टिफिकेट कोर्स से लेकर पीएचडी तक की डिग्री प्रदान करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। लगातार यह काम बढ़ रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालयों में को लोक वित्त प्रबंधन व्यवस्था के तहत भुगतान करने की व्यवस्था की गई है, जिसमें पारदर्शिता पूरी तरह से रखी गई है। एनसीईआरटी के तहत पहले 3 वर्ष में नेशनल अचीवमेंट सर्वे किया जाता था, जिसमें कुछ क्षेत्र शामिल किए जाते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है, अब यह सर्वे वार्षिक तौर पर होगा और सभी क्षेत्रों के सभी वर्गों को एवं सभी विषयों को इसमें शामिल किया जाएगा। यह फैसला पहले नहीं हुआ, यह फैसला वर्तमान मानव संसाधन मंत्रालय ने किया है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी। जो अभी नरेश जी चिंता व्यक्त कर रहे थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश के बारे में बताया कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली, मैं सरकार के बारे में नहीं, वो जो स्वयं बोल रहे थे उससे लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली ठीक नहीं चल रही है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के तहत नए इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं। यह इसी सरकार की देन है। टेक्नोलॉजी का शिक्षा के क्षेत्र में पूरा उपयोग किया जा रहा है। नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के नेशनल वेब पोर्टल इसी सरकार ने आरंभ किया है। इग्नो का ई ज्ञान कोश डिजिटल रिपोजिटरी, जिसे 2013 में डीएक्टिवेट कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, रोक दिया गया था, उसे रिस्टोर किया गया है और दूरस्थ शिक्षा व ओपन लर्निंग द्वारा शिक्षा ले रहे लाखों छात्रों को इससे लाभ पहुंचाने की बात की गई है। अगले अकादमिक सेशन से सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन एडमिशन की शुरुआत की गई है। बहुत सारे आरोप लगते थे, यह किसने किया? इसी मंत्रालय ने किया है। नो योर कॉलेज पोर्टल नवंबर 2014 में आरंभ किया गया। मैं ये बातें इसलिए डिटेल में बता रहा हूं कि सरकार के किए गए अच्छे कार्यों की जानकारी सबको होनी चाहिए। होता क्या है, हम अखबारी जानकारी रखते हैं, संपूर्ण जानकारी की ओर नहीं बढ़ते। केंद्रीय विद्यालय में ऑनलाइन एडमिशन हो रहा है। ई क्लासरूम आरंभ कर दिए गए हैं। विजुअल नहीं, अब आगे सुन तो लीजिए। नहीं, उसकी भी व्यवस्था तो यही सरकार करेगी ना, जो जहां नहीं है। लेकिन जो हो रहा है उसको समझने की, उसको सराहने की और उसको बढ़ाने की बात अवश्य होनी चाहिए। विजुअल क्लास आरंभ किए गए हैं। केंद्रीय विद्यालय में बैंक के माध्यम से फी कलेक्शन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। गो ग्रीन स्कूल बिल्डिंग प्रोजेक्ट के तहत काम किया जा रहा है। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सिस्टम पूरे भारत में 500 केंद्रीय विद्यालयों के माध्यम से आरंभ किया गया है। यह अपने आप में जीवटता भरा निर्णय है। नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन के तहत ऑनलाइन असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन की प्रणाली आरंभ कर दी गई है। इतना ही नहीं है, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए उठाए गए सुधारात्मक कदम मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, यह किसने किया है? ईसीबीएसई पोर्टल का आरंभ यह किसने किया है? सारांश नामक इन हाउस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की शुरुआत किसने की है? प्रैक्टिकल परीक्षा का डिजिटलीकरण किसने किया है? शिक्षकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन इंटरनल असेसमेंट ग्रेड कलेक्शन सिस्टम की शुरुआत किसने की है? प्राइवेट छात्रों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम किसने शुरुआत की है? प्रतिस्पर्धा परीक्षा के लिए ऑनलाइन फ्री एग्जाम सिस्टम हमने प्रारंभ किया है। प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए OMR सीट के इमेज को उपलब्ध कराना यह हमारी सरकार ने शुरू किया है। देश और विदेश में कंप्यूटर आधारित टेस्ट संचालित किया जा रहा है। बोर्ड परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन प्री एग्जाम सिस्टम, उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटल मार्किंग, मोबाइल ऐप द्वारा सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन सिस्टम ये लागू हो रहा है। ये छोटे काम नहीं है, ये इतना बड़ा रिफॉर्म हो रहा है, इसको आज समझने की जरूरत है।
उन्नत भारत अभियान के तहत सभी तकनीकी व उच्च शिक्षा संस्थानों को 5 गांव गोद लेने को कहा गया है। गांव के भी विप्लव जी ने चिंता व्यक्त की। यह क्यों कहा गया है? यह इसलिए कि गांव मजबूत होगा, गांव में शिक्षा का केंद्र बनेगा। गांव यदि आधार बनेगा तो हमारी सरकार की प्राथमिकता है। गांव बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, गांव बनेगा तो भारत बनेगा, और उसी दिशा में यह शिक्षण संस्थानों को 5 गांव गोद लेने के लिए कहा गया है। IIT दिल्ली को इसका नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। ऐसे हवा में बातें नहीं हो रही। स्किल्स असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ कार्यक्रम आरंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य इन सब जानकारियों से लोगों को लाभ मिलता है। और ये जानकारी जब नहीं होती है तो जनप्रतिनिधि होने के नाते हम ये समझते हैं कि हमारा जनप्रतिनिधि के नाते हमारा एक और दायित्व है कि सरकार की जानकारी को हम अपनी जनता जिसने हमें चुनकर भेजा है उन तक ले जाएं। इसलिए मैं ये निवेदन कर रहा हूं। कौशल विकास के क्षेत्र में NICT द्वारा इंजीनियरिंग क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये छोटी बात नहीं है। हम रोजगार हैं, कौशल से रोजगार मिलेगा, और इस दिशा में रोजगार ही नहीं मिलेगा, वो 10 लोगों को रोजगार भी दे पाएगा। स्वच्छ विद्यालय कार्यक्रम की शुरुआत, जिसके तहत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शौचालय बनाए जा रहे हैं। कितनी बड़ी बात थी। प्रधानमंत्री को आजादी के 68 साल बाद अगर लाल किले से यह कहना पड़े कि शौचालय बनाना है और 4.5 लाख करोड़ शौचालय बनाए, किसको हम दोष नहीं देंगे किसी को, लेकिन ये सोच की बात है। स्वच्छता की बात गांधी के बाद किसने की है इस देश में? और इसलिए इस मिशन के प्रति अगर भारत सरकार का मानव संसाधन मंत्रालय कुछ करता है तो हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, हमें उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। प्रधानमंत्री द्वारा टीचर्स डे सेलिब्रेट किसने किया करने के लिए नए आयाम, जिसके तहत प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा देश के स्कूल के लाखों बच्चों के साथ, सबके मन में यह बात होती है कि मेरा प्रधानमंत्री मुझसे शागिर्द हो, मुझसे बात करे, और उन्होंने पूरा समय निकाला। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर 5 सितंबर को उन्होंने देश के साथ, देश के बच्चों के साथ, आने वाली पीढ़ी के साथ बात करके और उन्हें एक ऐसा अवसर दिया और उन्हें गौरव प्रदान किया कि तुम उस भारत के हो जिस भारत में एक नहीं अनेकों लाल पैदा हुए, और उनको एहसास कराया कि नहीं, तुम आने वाली पीढ़ी हो, तुमको सजाने, संवारने और बनाने का काम भारत का है, और मैं उसके लिए प्रतिबद्ध हूं और कर रहा हूं। नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा परमवीर चक्र अवार्डियों के आज तक नहीं हुआ। हम वीरता का गुणगान करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे शहीदों ने खून बहा दिया, भारत आजाद हुआ, लेकिन उन परमवीर चक्र प्राप्त लोगों की जीवनी हमने कहीं एकत्रित नहीं की। मैं बधाई देना चाहता हूं स्मृति जी को कि उनके मंत्रालय ने नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा परमवीर चक्र अवार्डियों के 4 गाथा प्रकाशित किया। बहुत बड़ी बात है। आने वाली पीढ़ी को हमें पराभव का इतिहास नहीं पढ़ाना। दुर्भाग्य से इस देश में वर्षों तक मैं बहुत सारे राष्ट्रों का इतिहास पढ़ा हूं, पराभव का इतिहास कभी नहीं पढ़ाया जाता। दुर्भाग्य इस भारत का रहा कि वर्षों तक पराभव का इतिहास पढ़ाया गया। हर देश का इतिहास गौरवशाली पन्नों से पटा पड़ा होता है, और हमने शुरुआत की है गौरवशाली इतिहास पढ़ाने की, और उसको किसी अन्य नजरों से नहीं देखना चाहिए। स्कूलों में आर्टिस्टिक टैलेंट को घोषपोषित करने और बढ़ावा देने के लिए कला उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की है। इतना ही नहीं, स्वच्छ भारत मिशन के साथ स्वच्छ विद्यालय कैंपेन की शुरुआत स्वयं स्मृति जी ने जाकर वहां की है, और स्कूलों द्वारा स्वच्छता की ऑनलाइन रिपोर्टिंग का प्रावधान भी किया गया है। सरदार पटेल जन्म वर्षगांठ में अवसर पर हर वर्ष 31 अक्टूबर को CBSE द्वारा स्कूलों में राष्ट्रीय एकता दिवस, यह सामान्य बात नहीं है। हम लोह पुरुष बोलते हैं, हमने आजादी में और अपने पहले गृह मंत्री के बारे में बहुत बातें की, लेकिन वो एकता के सूत्र में बांधने वाले सबसे बड़े भारत के व्यक्तित्व थे। लेकिन उसको आने वाली पीढ़ी पढ़े समझे, इसलिए राष्ट्रीय एकता दिवस के मनाने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने का उद्देश्य देश में एकता, अखंडता को कायम रखना है। कोई राजनीति नहीं है, शिक्षा में राजनीति कोई नहीं करता। न मैं जिन्होंने शासन किया उन पर आरोप लगाता हूं, जो शासन में है उन पर भी आरोप नहीं लगाता। शिक्षा सबके लिए जरूरत है। जैसे शरीर के लिए सांस की आवश्यकता है, इसलिए भारत की आत्मा को मजबूत करने के लिए शिक्षा उसकी सांस है, और उस सांस को मजबूती मानव संसाधन मंत्रालय दे। यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाए जाने के
आलोक में सीबीएसई द्वारा 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस भी मनाया गया और यह भी इसकी शुरुआत की गई है। मंत्रालय द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में एक समग्रता के ऊपर में अप्रोच किया गया है। विश्व के उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ जो चिंता व्यक्त की गई कि 100 विश्वविद्यालय में नाम नहीं आते हैं, 200 में नहीं आते हैं, भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ पार्टनरशिप को सुगम बनाने के लिए ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क कार्यक्रम की शुरुआत हमारे मानव संसाधन मंत्रालय ने किया है। कॉमनवेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर्स के कॉन्फ्रेंस में मालवी कॉमनवेल्थ चेयर फॉर क्रॉस बॉर्डर टीचर्स एजुकेशन आरंभ करने का काम हमारे मानव संसाधन मंत्रालय ने किया है। बीएचयू में इसी वर्ष इसे आरंभ किए जाने की बात कही गई है। मानव संसाधन विकास मंत्री और यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल के बीच एक समझौता किया गया जिसके तहत महान भारतीय वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और बौद्धिकों के कार्य को पहचान प्रदान, अभी तक पहचान नहीं मिली थी, और उस पहचान प्रदान करने के जिसमें गणितज्ञ रामानुजम एवं आर्यभट्ट का नाम प्रमुखता से शामिल है। यह भारत के गौरव को बढ़ाने वाली बात है और यह बात कौन कर रहा है? जिसकी आवश्यकता मानव संसाधन मंत्रालय कर रहा है। इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं, भारत का नाम है और भारत के नागरिक हम सब हैं। भारत नहीं तो हम कैसे भारतीय होंगे? भारत रहेगा तो हम सब गौरव से कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं। प्रिंट इंडिया कार्यक्रम के शुरुआत, जिसका उद्देश्य प्रासंगिक सामाजिक क्षेत्रों जैसे स्वस्थ देखरेख, ऊर्जा, सुरक्षा, जल, नदी व्यवस्था में फोकस्ड शोध का कार्य प्रीमियर संस्थानों में किया जाने की बात कही गई है। उच्चतर आविष्कार योजना, मैं एक एक बात इसलिए बता रहा हूं कि हम सबके लिए जरूरी है और मैं निवेदन करूंगा कि सबको समझने से हमारी जनता को लाभ होगा, हमारी आने वाली पीढ़ी को लाभ होगा। इसके तहत आईआईटी के उद्योगों के साथ काम करने की प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि इनोवेशन के क्षेत्र में उच्च उपलब्धियां हासिल हो सके। राज्य स्तरीय संस्थानों के साथ संबंध को मजबूत करना, एनसीईआरटी और विभिन्न राज्य बोर्ड के साथ सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना। नरेश जी चिंता व्यक्त कर रहे थे। सरकार उस तरफ बढ़ रही है, मानव संसाधन मंत्रालय उस दिशा में जा रहा है। मंत्रालय द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सहभागिता का भी अप्रोच किया गया है और उसको भी समझना चाहिए। लड़कियों के लिए प्रगति स्कॉलरशिप, लड़कियां नहीं अब पीछे नहीं है, लड़ाकू हवाई जहाज चला रही हैं। हम कैसे कह रहे हैं? बस उन्हें थोड़ी सी बात बतानी है कि सरकार आपके लिए ये कर रही है, उनके उत्साह को बढ़ाना है और इसलिए प्रगति स्कॉलरशिप। सभी भारतीय विश्वविद्यालयों में चांस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, यूजीसी द्वारा शोधार्थियों को स्कॉलरशिप में 55% की बढ़ोतरी की गई है। कहा गया कि स्कॉलरशिप में कमी की गई, स्कॉलरशिप में बढ़ोतरी की गई है। विश्वविद्यालय और कॉलेजों को स्पेशल हेरिटेज स्टेटस प्रदान करने की बात कही गई है। यूजीसी स्टूडेंट शिकायत पोर्टल की शुरुआत की गई है। यूजीसी द्वारा स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की शुरुआत की गई है। स्कूलों में लेबोरेटरी का आधुनिकीकरण किया जा रहा है ताकि छात्रों को अनुसंधान करने में कोई तकलीफ ना हो। संस्कृत सप्ताह, हम कहते हैं कि हमें हमारी संस्कृति पर गर्व है। संस्कृत भाषा का उद्गम, हर भाषा विश्व की जो है उसकी उद्गमी, उसकी मां, भाषा की मां का नाम है संस्कृति और उसका शुरुआत किया है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें कुछ बातों को सोचना होगा। अभी बजट वाली बात आई, मंत्रालय द्वारा फंड का लगभग 100% उपयोग किया गया है। एनडीए सरकार आने के बाद शिक्षा विभाग के फंड उपयोग में बढ़ोतरी हुई। कहां से जानकारी मिल जाती है कि कम हो गई, ये काट दिया वो काट दिया, समझ में नहीं आता। और विभाग 100% फंड उपयोग की ओर अग्रसर है। 2013-14 में शिक्षा विभाग का फंड उपयोग 92.9% था। मुझे खुशी है और मैं बधाई देता हूं मंत्रालय को और मंत्री जी को कि 2014 और 15 में बढ़कर 97.69 97.69% हो गया है। अब एक आरोप लगता है राजनीतिक तौर पर कि स्वायत्तता पर कब्जा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, भगवाकरण, क्या क्या नहीं बोला जाता है। भारतीयकरण के सिवा कोई करण नहीं होता। संविधान हमारा ग्रंथ है और भारतीयकरण करने में हम माहिर हैं। हम कर चाहते हैं कि हर भारतीय को गौरव हो कि वो इस भारत का नागरिक है। आरोप लगा रहे थे कि संस्थानों की स्वायत्तता पर प्रहार किए जा रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक निर्देश दिया है कि सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय या संस्थान पहले मंत्रालय के माध्यम से पूछे
कि किस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। पहले मंत्रालय से पूछे। देश का संविधान यह कहता है कि देश के संसद में जो निर्णय लिया जाएगा उस निर्णय के तहत देश के सरकार को काम करना है और इसलिए देश के सरकार द्वारा संचालित सभी शिक्षण संस्थान इस संसद का सम्मान करेंगे। यह अधिनियमित है, ये थोपा नहीं गया है, यह अधिनियमित है। और इसलिए जब केंद्र में यूपीए कांग्रेस की सरकार थी, संसद द्वारा आईआईटी एक्ट का उल्लंघन क्यों किया गया था, इसका जवाब देश जानना चाहता है। हमने कोई उल्लंघन नहीं किया है और इसलिए क्योंकि एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया जिसमें भारत को के टैक्स देने वाले लोगों के पैसे से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईआईटी एक्ट का उल्लंघन करते हुए एक कैंपस के निर्माण की बात की गई। नहीं होना चाहिए। हम सब लोग संविधान से बने हुए हैं। हमने कभी नहीं कहा सबके अपने अपने ग्रंथ होंगे, धार्मिक ग्रंथ होंगे, लेकिन हम सबका भारत के नागरिक के नाते एक ही ग्रंथ है जिसे हमारे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं, उसका नाम है भारत का संविधान। उससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं। क्यों उस समय के नए मंत्री मूक दर्शक बनकर तमाशा देखते रहे, हम पूछना चाहते हैं। क्या संसद की गरिमा का, संविधान और कानून का भय या उसकी चिंता हमको नहीं थी? दिल्ली विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के बारे में भी बहुत बातें की गई और आरोप लगाया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय का, थोड़ा सा सुन लीजिए, दिल्ली विश्वविद्यालय का 4 वर्षीय पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नहीं चलाया जा रहा था। मंत्रालय को दस्तावेजों से पता चला कि 77,000 छात्रों को 40 से अधिक इन कार्यक्रमों में शामिल किया गया, जिसकी अनुमति स्वयं राष्ट्रपति ने नहीं दी गई। क्या हम ऐसा नजारा देखना चाहते थे जब 4 साल बाद दिल्ली की सड़कों पर देश के राजधानी में लगभग 4 लाख ऐसे छात्र उपस्थित हो जिनकी डिग्री का कोई मोल नहीं होता? डिग्री बहुत मेहनत से, बहुत परिश्रम से मां बाप बर्तन मांजकर, गरीबी से तंग आकर भी अपने बच्चे को पढ़ाते थे। अगर यह निर्णय नहीं लिया जाता तो ये 4 लाख बच्चे सड़कों पर, उनकी डिग्रियों के कोई मोल नहीं। शिक्षा के 2-3 मिनट से शिक्षा के क्षेत्र में एक गैर कानूनी हरकत को रोका गया है और छात्रों को संरक्षण किया गया, इसकी सराहना होनी चाहिए। राजनीतिक विद्वेष से शिक्षा के मसले पर कभी कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए, यह मेरा आग्रह है। फिर सरकार ने इस फैसले को विपक्ष का ऐतराज क्यों किया? नहीं करना चाहिए। राजनीति हर जगह अच्छी नहीं लगती। राजनीति शिक्षा में, संस्कृति में, भारत के मसले पर, संविधान के मसले पर कभी नहीं होना चाहिए। न मेरी पार्टी की ओर से होना चाहिए, न किसी और की पार्टी की होना चाहिए। इतिहास में दखल देने का बहुत बड़े बड़े आरोप हम पर लगते हैं। मैं निवेदन करता हूं, सरकार पर आरोप लगाया गया कि आईसीएचआर के माध्यम से इतिहास में दखल देने की कोशिश की जा रही है। सवाल है कि आईसीएचआर में आज कौन है? क्या इसकी जानकारी लोगों को नहीं है? क्या इस सरकार ने बदल कर दिया है? आईसीएचआर में पूर्वी राय उच्च पद पर हैं। उनके पति कल्याण राय सीपीआई के राज्यसभा में मेंबर थे। पूर्वी राय नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भारत रूस स्वतंत्रता संबंध के संघर्ष पर जाने माने इतिहासकार हैं। किस पर आरोप लगा रहे हैं? और इसलिए क्या यह पक्षपात है? पूर्वी राय का आईसीएचआर में होना कोई किस एंगल से पक्षपात है, हम जानना चाहते हैं। एकदम इसलिए कि किसी ने नाम दे दिया, भाई कोई ना कोई तो वीसी बनेगा, और उसके इस तरह एक ही क्राइटेरिया है कि विश्वविद्यालय की और भारत की गरिमा, शिक्षकों की गरिमा, शिक्षा की गरिमा कैसे बढ़ेगी, इस आधार पर होता है। आईसीएचआर में सचिव हैं आनंद साहब, उन्हें प्रोफेसर ऑफ एपोग्राफी किसने बनाया? यूपीए सरकार ने बनाया था, हमने नहीं बनाया था। क्या उनका सम्मान कर एनडीए सरकार ने इतिहास में दखल दे दिया? उन्हें प्रोफेसर ऑफ एपोग्राफी नियुक्त करते हुए ऐसा क्यों सोचा जा रहा है, यह समझ में नहीं आता है। विश्व भारती, एक मिनट मैं खत्म कर रहा हूं। नहीं, मैं, आप बोलिएगा मेरे बाद। विश्व भारती मामला और पक्षपात का आरोप विश्व भारती में, एक मिनट आप मेरे बात बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं सर, मेरे बात तो बोलिएगा। सच सुन लीजिए, विश्व भारती मामला और पक्षपात का आरोप लगाया आपने। विश्व भारती के कार्यक्रम पर व्यापक स्तर पर चिंता व्यक्त की गई है।
इंक्वायरी कमेटी गठित की गई, लेकिन इंक्वायरी कमेटी के मेंबर कौन है? बीबी दत्त। और सुन लीजिए, वही बीबी दत्त जो नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी थे। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया था। आज सरकार के तहत शिक्षा के क्षेत्र में वही लोग काम कर रहे हैं जो भारत के नवनिर्माण का काम करते हैं। हम अपनी पीली आंखों से नहीं देखते कि कौन क्या था। अगर शिक्षा उसके रग-रग में है और भारत को शिक्षित करने का सामर्थ्य उसमें है तो हम उसे गले लगाते हैं और उसको आसन भी देते हैं, न कि वे लोग संस्थानों पर कब्जा करते हैं। बस 2 मिनट का सर, 2 मिनट का समय आपका पार्टी का खत्म हो रहा है। हम कर लेंगे वापसी वालों का। जयंत कुमार ने 1 मिनट, जयंत कुमार रे, जिन्हें कांग्रेस ने यूपीए सरकार के दौरान मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियाई स्टडीज का चेयरमैन बनाया था, आज एनडीए सरकार के दौरान उन्हें नेशनल प्रोफेसर बनाया गया। ये मित्रों कहां पक्षपात है? मेरे भाइयों बताइए, कौन सा पक्षपात है? लेकिन क्या आप कैसे कह रहे हैं? आपने इतने आरोप लगाए हैं। आप बैठ जाइए जरा। ये भगवान का आरोप लगाते हैं आप। प्लीज, आपके टर्न आने पर आप बात करें। आपको ये नहीं, हमेशा आरोप लगाया है। सत्य सुनने की ताकत रखिए। भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए सरकार शिक्षा के मामले में कोई राजनीति नहीं करती है। एनडीए भाजपा सरकार पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा शिक्षा के भगवाकरण का आरोप लगाया जाता है और आज भी लगाया जा रहा है। संविधान के मर्यादा में ही शिक्षा दी जाएगी, यह देश के छात्रों को सरकार की ओर से वचन है और यह वचनबद्धता मानव संसाधन मंत्रालय ने पूरा किया है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने सदन और सदन के बाहर कई बार यह दोहराया है कि उनके धर्म ग्रंथ और प्रधानमंत्री देश के संविधान है, उनका धर्म भारतीयता है, हम सब लोग उस पर विश्वास करते हैं। शिक्षा की नई नीति कैसी हो? कोई बात नहीं, शिक्षा की नई नीति कैसी हो? शिक्षा के इस पर मंत्रालय द्वारा 33 विषय विकसित किए जा रहे हैं। समझिए, नाराज मत होइए, और आपकी नाराजगी से हम रुकने वाले नहीं हैं। हम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ठीक है। आप ये समझ के रखिए, हम कोई कठपुतली नहीं है। जनादेश पर आए हैं, किसी की कृपा पर नहीं आए हैं। और जनादेश पर आए हैं तो जनता के हित में, देश के आने वाली पीढ़ी के हित में वो सारे काम करेंगे जो देश का भविष्य करेगा। और मैं स्मृति जी को, उनके मंत्रालय को सच बधाई देता हूं और कहता हूं कि और अच्छे से काम करें। हम भारतीयों को आप पर गर्व है, आपके मंत्रालय पर गर्व है। जय हिंद, जय भारत। हरवंश जी।